दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स की जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आए हुए हैं हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। आपने कई सारे टॉपर्स को ये कहते सुना होगा पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि एग्जाम में देखेंगे कई सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हैं, रिपीट होते हैं और कई बार हमको ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प हो जाती है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो पीवाईक्यू देख के जाने का ये फ़ायदा होता है। दूसरा, आपको ये पता चलता है उसके थीम्स कैसे पूछे आ रहे हैं, कैसे ट्रेंड पूछा जा रहा है। तो ये सब के मद्देनज़र हम इस श्रृंखला में 1995 से लेकर 2024 तक का जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं वो हम टॉपिक वाइज देखने वाले हैं और ये आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? देखिए, यूनानी लोग ना सिंधु नदी को इंडे बोलते थे, ठीक है, इंडे। तो इंडिया वाला जो वर्ड है वो यही इंडे से आया है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अरबवासी सिंधु नदी को हिंद बोलते थे और यहीं से जो है हिंदू वर्ड आया है, ठीक। तो अरबों ने क्या दिया है? हिंदू वर्ड को दिया है। आप जानते हैं अल-बरूनी उन्होंने किताब उल हिंद लिखा है, तो उसमें भी भारतीयों के लिए उन्होंने हिंदू शब्द का यूज़ किया है, ठीक है। किताब उल हिंद, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी आपको याद रखना है। तो किताब उल हिंद में अल-बरूनी ने भारतीयों के लिए हिंदू वर्ड का यूज़ किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? आप जानते हैं भारत में प्राचीन समय में महिलाओं की दशा काफ़ी अच्छी थी। शुरू में उत्तर वैदिक काल के पहले उस टाइम महिलाएं यज्ञ में भाग लेती थी, हवन करती थी, वैदिक ऋचाओं की रचना करती थी। तो ब्रह्मवादिनी वो विदुषी, वो इंटेलेक्चुअल वुमेन लोपामुद्रा थी, है ना। उसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी और भी कई विदुषी महिलाएं थी, स्त्रियां थी, जैसे लुघोषा, सिक्ता, विश्वधारा, अपाला, निवावरी, है ना। मैं इसको लिख देता हूं ताकि हमको याद रखे। देखिए कौन है, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा, निवावरी, ये सभी महिलाएं जो है विदुषी महिलाएं थी, ठीक। आपको इसको याद रखना है, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा, निवावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, तो ये क्वेश्चन है, आपको एक तरह से संवत दे दिया है एरा और एक तरफ से इधर टाइम दे दिया है। अब इसको हमको मैच करना है। विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था? ये मालवा शासक विक्रमादित्य है, उन्होंने इसको शुरू किया था। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व में आता है। शक संवत क्या है? कनिष्क द्वारा स्टार्ट किया गया था, कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा, है ना, 78 ईस्वी में। और गुप्त संवत जो है गुप्त शासकों द्वारा 320 ईसा में स्टार्ट किया गया। और कली संवत जो है ये 3120 ईसा पूर्व में स्टार्ट किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4 यानी कि हमारा ये हो जाएगा बी का क्या है 3। तो ये हमारा डी जो ऑप्शन है ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको संवत याद रखना है, कौन शासक ने कब कौन सा संवत चलाया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, वे कौन सी भाषा बोलते थे? देखिए, गुप्त काल में ना जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था है वो काफ़ी बढ़ गया था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल से ही परिवर्तन होना शुरू हुआ, दशा में गिरावट हुई। तो उस टाइम जो स्त्री हैं, शूद्र जो है वो प्राकृत भाषा बोलते थे, उनको संस्कृत बोलने की अनुमति नहीं थी। संस्कृत केवल उच्च वर्ग लोग बोलते थे, आप जानते हैं, ठीक। तो संस्कृत नहीं बोला जाता था, प्राकृत भाषा बोला जाता था शूद्र लोग के द्वारा, ठीक है। अशोक का अपने शिलालेखों में जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो क्या है? प्रियदर्शी,
है ना, सामान्यतः जनरली बोल रहा है, तो प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख हुआ। इसके अलावा और भी कई नाम हैं, जैसे कि देवनाम प्रिय है, अशोक का नाम भी उल्लेख है, तो लेकिन जनरली जो है उसके शिलालेख में प्रियदर्शी वर्ड को है यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द किसका होता है? देखिए, यवन इंडो ग्रीक थे, इंडो ग्रीक जो इधर इटली वाले एरिया, यूनानी वाले एरिया, और उन्हें काली मिर्च बहुत पसंद थी। ठीक है, काली मिर्च बहुत पसंद थी और इसलिए काली मिर्च का नाम यवन प्रिय हो गया। यवन को अच्छा लगने वाला, यवनों को अच्छा लगने वाला, प्रिय लगने वाला, उनको पसंद आ गया। तब से जो है काली मिर्च को, पीपर को जो है ना, क्या बोला जाने लगा? यवन प्रिय बोला जाने लगा। ठीक, अणु व्रत का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, जैनियों के द्वारा ये किया गया था। इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, जैन धर्म में ना 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसको पालन करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, जैन भिक्षु इसे कठोरता से पालन करते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जो जैनी हैं, ये 5 नियम अनिवार्य है, किंतु उसकी कठोरता में कमी कर दी गई और इसलिए इसे अणु व्रत कहा गया है। ठीक है, अणु व्रत कहा गया इसलिए। दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति किन साधनों से संभव है? फिलॉसफी वाला क्वेश्चन है दर्शन से, और इससे भी क्वेश्चन आता है अक्सर, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमको प्रीलिम्स में। तो मुक्ति के साधन है ना, मीमांसा वाले लोग क्या है? इन लोग कर्मकांडी लोग हैं। ठीक है, वेद को ही इन लोग ईश्वर तुल्य मानते हैं और ये जो है मीमांसा जो है, इसमें कर्म को मुक्ति का साधन माना गया है। ठीक है, मीमांसा का मतलब होता है एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। इसमें 2 भाग हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा जो है वो धर्म की व्याख्या, सद्गुण, नैतिक कर्तव्य, ये सब के रूप में करती है और इसमें कर्म के सिद्धांत पर जोर दिया गया है। कर्म मुक्ति का माध्यम बन सकता है, ऐसा बोला गया है। ठीक, तो मीमांसकों के अनुसार ये कर्म जो है, इससे मुक्ति संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवता को निरपवाद रूप में निम्नलिखित के साथ दिखती है। तो आपने कांस्य प्रतिमा नटराज की देखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके कितने हाथ हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो कितने हाथ दिखाई देते हैं? 4 हाथ दिखाई देते हैं। ठीक है, नटराज की 4 हाथों वाली कांस्य प्रतिमा चोल काल की मूर्तिकला की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक, तो इससे आप क्या समझ सकते हैं? हिंट, कोई भी अगर डायग्राम वगैरह हम देख रहे हैं तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए कि उससे कितने हाथ पैर हैं, क्या है ना, ऐसा भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति कॉस्मोगोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र को जमाना है। सबसे पहले कौन सा युग आता है, क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, सृष्टि के निर्माण के काल को एक तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? कृत, कृत के बाद त्रेता युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग और उसके बाद फिर क्या है? कलयुग आता है। ठीक, तो कृत, त्रेता, द्वापर और फिर लास्ट में कली। देवदासी संस्था के प्रसंग कौन से मंदिर समाचारों में सचित्र है? देवदासी प्रथा आप जानते हैं, प्राचीन समय में क्या होता था, महिलाओं, कन्याओं की शादी या विवाह मंदिरों से की जाती थी, कर दी जाती थी, है ना। और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि मंदिर के जो पुजारी थे, कई बार ऐसा न्यूज़ में देखने को मिला कि मंदिर के पुजारी ना महिलाओं का शोषण करने लगे। तो इसलिए देवदासी संस्था ये सब जो है न्यूज़ में रहता था उस टाइम, और ये कौन से उड़ीसा साइड इधर काफ़ी ये प्रथा चली है। ठीक है, तो पुरी जगन्नाथ ये सब में उस टाइम आंसर है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है ना, सबसे ज़्यादा वर्णन कौन सी नदी का किया गया है? तो वैदिक साहित्य ऋग्वेद में है ना, सबसे वर्णित नदी क्या है? सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी सबसे ज़्यादा टाइम वर्णित है। उसके बाद जो है सरस्वती नदी। ठीक है, सेकंड टाइम में क्या है? सरस्वती। फर्स्ट में क्या है?
सिंधु। सेकंड में क्या है, सरस्वती नदी सबसे ज़्यादा बार पवित्र नदी मानी गई है। ठीक है, गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक, तो ऐसा आपको याद रखना है। कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कौन सा आरंभिक जैन साहित्य बोल रहे हैं ना, प्रारंभ में जो जैन साहित्य थे उसका भाग नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। देखिए, थेरी गाथा किससे रिलेटेड है? बौद्ध साहित्य का भाग है, जैन साहित्य का भाग नहीं है। ठीक है, थेरी गाथा जो है। ठीक, तो ये जो है हमारा आंसर इसी से निकल जाएगा। देखिए, यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसे ही दे दिया जाएगा कौन सा किससे रिलेटेड है, कौन सा लिटरेचर कौन से धर्म से रिलेटेड है। तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, और आगे भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये भी 96 में हम हैं, अभी जब आएंगे उस टाइम भी 2021 के टाइम भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा लेकिन आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कौन सी रचना कौन से धर्म की है। कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों जो है निरीश्वरवादी हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, और दोनों जो है ये वैदिक उस टाइम जो है काफ़ी कर्मकांड ये सब बढ़ गया था, तो उसी के कारण इनका उदय होता है। तो इसमें दोनों में समानता क्या थी ये हम देखते हैं। तो तप और भोगों की अति का परिहार, है ना, मध्यम मार्ग की बात करता है बौद्ध धर्म, आप जानते हैं। तो तप और भोग की अति का परिहार किया गया। लेकिन जैन धर्म जो है वो तो अति वाला ही बात कर देता है, तो पहला आंसर जो है ये गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए, बौद्ध धर्म में तो बोला गया है कि मध्यम मार्ग वाला चीज़, है ना, लेकिन इसमें बोला समान, दोनों रूप से समान, है ना। तो तप और भोग की अति का परिहार, है ना। तो बौद्ध धर्म तो ऐसा मानता है, लेकिन जैन में क्या है, काफ़ी कठोर नियम है, तो ये गलत हो जाएगा समानता में। वेद प्रमाणिक प्रति अनास्था, ये दोनों ने माना है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा हमारा। कर्मकांडों की फलता का निषेध, कर्मकांड करेंगे तो आपको फल मिलेगा, बलि देंगे तो फल मिलेगा, वो सबको दोनों ने नकार दिया। ठीक है, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा, अहिंसा दोनों को जैन मान लोग तो बहुत ही खतरनाक रूप से अहिंसा को मानते हैं, और उन लोग देखे होंगे तो मुंह में मास्क भी लगाते हैं, जहाँ तक श्वेतांबर लोग लगाते हैं तो देखा होगा, और बैठने के समय हम लोग बाकायदा झाड़ू लगा के, मोर का पंख लगा के उसको लगा के बैठते हैं ताकि किसी जीव की हत्या ना हो जाए। ठीक है, तो इतना ज़्यादा उन लोग अहिंसा को मानते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, तो आंसर सॉल्व करते टाइम आपको बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है। कई बार हम क्या है, हमको पता रहता है आंसर, लेकिन हम जल्दबाजी के चक्कर में उस चीज़ को गलत कर देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्न में से कौन सा जो है वो शेष 3 वर्ग से अलग है ना। मतलब उस टाइम देखेंगे उस टाइम का समाज कैसा था, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है क्या क्या चीज़ नहीं था, ऐसा गया गया है। देखिए, कोष जो वर्ड है ना, कोष वर्ड किसके लिए यूज़ होता था, खजाने के लिए। ठीक है, खजाने के लिए यूज़ होता था। बाकी ये सब कुल वंश गोत्र जो है ये तो फैमिली से रिलेटेड है ना, कुल वंश। ठीक है, तो कोष वर्ड जो है खजाने से है, बाकी ये तो आपका एक रिलेशन है इसमें। ठीक है, बाकी सब जो है परिवार से संबंधित है। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाने जाते हैं। आयुर्वेद सुश्रुत जो है वो सुश्रुत संहिता उस टाइम रचना किए थे, और इनका आविर्भाव चरक के कुछ समय बाद हुआ था। तो इन्होंने शल्य चिकित्सा के 121 उपकरण का उल्लेख किया है, और प्लास्टिक सर्जरी को इन्हें जनक भी माना जाता है। ठीक है, सुश्रुत को सुश्रुत संहिता लिखा था इन्होंने। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? मतलब कोई भी मूर्ति बना रहे हैं तो उसमें जो है शिष्ट का यूज़ होता है, हरे पत्थर या दूसरा टाइप का जो है उसको यूज़ कर लीजिए। ये किसमें होता है जी? भरूच मूर्ति कला में। ठीक है, भरूच मूर्ति कला जानते हैं 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने स्थापित करवाए थे, और शुंग काल में भी
इस स्तूपों पर कलात्मक कार्य हुए थे। भरहुत से प्राप्त अवशेष जो है वो बुद्ध जन्म की पूर्व जन्म कथाओं का दृश्य है, वेदिका है, जानवर है, ये सब आकृति है। और वो जो है हरित स्तरित है ना, हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का माध्यम से उसको मूर्ति बनाई गई है भरहुत वाले में। ठीक है, हरित वर्ड है यहाँ पर, मैंने धूसर गलती से बोल दिया, धूसर वाला तो गांधार वाले में था। ठीक है, भरहुत मूर्ति कला में जो है ये हमारा जो है हरित स्तरित चट्टान जो है शिष्ट का प्रयोग किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है मैच द कॉलम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अभी हमने जस्ट पढ़ा है, चरक जो है चरक संहिता लिखता है चिकित्सा के क्षेत्र में, तो इसको हम मैच कर देते हैं। सी का हमारा 1 हो गया, सी का जैसे 1 हो गया 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, वराहमिहिर कौन है, गणितज्ञ हैं या फिर खगोल विज्ञानी है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा ही। ठीक है, ब्रह्मगुप्त को आप गणितज्ञ ले सकते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त जो है हम गणितज्ञ ले लेते हैं, वराहमिहिर को खगोल विज्ञान ले लेते हैं। ठीक है, अब विशाख दत्त जो है ये एक नाटक लिखता है, क्या, मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको मैच द कॉलम कर लिया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है, कौटिल्य की। ठीक है, तो इसमें ना ये विवाह विच्छेद के लिए अनुमति दी गई है। ठीक, और एक चीज और बताऊं मैं आपको, विवाह विच्छेद के लिए अर्थशास्त्र में ना मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से वर्ड का यूज किया गया है विवाह विच्छेद के लिए, मोक्ष शब्द का। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा आपको, मैच द कॉलम है फिर से, तो ये आपको दिया गया है। अब इसमें से आपको मैच द कॉलम, ये क्षेत्र है स्थान, और इधर वंश दे दिए गए हैं। तो चलिए मैच द कॉलम हम करते हैं। गुप्त जो है देवगढ़ आप सुना होंगे है ना, देवगढ़ 10 अवतार, ये मंदिर ये सब आता है। ठीक, तो गुप्त काल में देवगढ़ जो है ये फेमस। चंदेल जो है, चंदेल राजा खजुराहो बहुत फेमस है मध्य प्रदेश में। चालुक्य जानते हैं, बादामी के चालुक्य है ना। और पल्लव जो है पनमलय। ठीक, तो इस तरीके से हमने मैच द कॉलम कर लिया। गुप्त जो है देवगढ़, A का 4 यानी ये C&D कट हो गया। और उसके बाद जो है चंदेल जो है खजुराहो, यानी कि हमारा A जो है आंसर हो जाएगा। कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है। ये क्वेश्चन एकदम बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, सही पूछा जा रहा है गलत पूछा जा रहा है। देखिए अशोक के जो प्रस्तर स्तंभ है ना, ये कभी भी स्थापत्य संरचना के भाग नहीं थे। ठीक है, स्थापत्य संरचना के भाग नहीं थे। इसको धम्म के प्रचार के लिए बनाया गया था, स्थापत्य के भाग नहीं थे, धम्म का प्रचार। धम्म जानते हो ना, धम्म है ना, नीति शास्त्र नैतिकता की बात करते हैं, धम्म की बात करते हैं। तो ये स्थापत्य की संरचना के भाग नहीं थे। इसे बहुत बढ़िया पॉलिश हुई है, अखंड है ना, स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार, ये सब जो ठीक है, लेकिन ये कभी भी स्थापत्य संरचना के भाग नहीं थे। कौन सी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है, दाईं से मतलब क्या, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, कि कौन सी लिपि है, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि जो है ये दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है ना। जेम्स फ्रिंसेस जो है उसने इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्कों को पढ़ा था, और इससे अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की दिशा में हमको मदद मिली थी। एशिया उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ऐसे सिक्के मिले हैं जो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, है ना, दाईं से बाईं ओर। ठीक, और शारदा लिपि का विकास जो है वही ब्राह्मी लिपि से होता है। ये सब जो है नॉलेज है, लेकिन उधर हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, देवनागरी लिपि तो हम लोग लिखते हैं, हिंदी में तो हम लोग क्या लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, है ना। शारदा लिपि उधर कश्मीर साइड में है, तो इसमें जो है दाईं से बाईं जो है, राइट टू लेफ्ट जो है, ये खरोष्ठी लिपि जो है ना, इसमें लिखा जाता है।
नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद ये उल्लेखित है किसमें? कठोपनिषद में। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना इसको सीधा डिक्टो। कठोपनिषद में जो है ये बात कही गई है, नचिकेता और यम के बीच संवाद किया गया है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद के रूप में मिलता है? ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। एक नागार्जुन जो है, नागार्जुन शून्यवाद है ना, बौद्ध, ये भी दार्शनिक है। कुमार भट्ट जो है, कुमारिल भट्ट जो है, ये तो किसमें है? ये मीमांसा में आते हैं, तो ये भी कट हो जाएगा। नाग भट्ट उधर गुर्जर प्रतिहार वाले शासक है, तो ये भी नहीं होंगे। नागार्जुन जो है शून्यवाद वाले, ये भी नहीं होंगे। नागसेन, ठीक है, नागसेन और मिलिंद पन्नो है ना, इंडो राजा मिलिंद मिनांडर, दोनों के भी संवाद है। ये पाली ग्रंथ, पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। मिलिंद पन्नो जो है कौन में लिखा गया है जी? पाली भाषा में। ठीक, नेक्स्ट, किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ठीक है, अशोक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, देखिए इससे हमको ये पता चल रहा है। तो अशोक के अभिलेखों में ना उसका व्यक्तिगत नाम अशोक, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उडेगुलाम, इसमें ना अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। ठीक है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का नाम उल्लेख है। ठीक, तो ये हमको किसमें मिलता है? मास्की, गुर्जरा, ठीक है, नेट्टूर, उडेगुलाम। ठीक है, कालसी, ये भी अभी आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये भी कालसी आएगा। कालसी कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, रूमेनदेई, ये सब कहाँ कहाँ है? आपसे यही क्वेश्चन जो है ऑप्शन के रूप में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कौन सा चीज़ कहाँ है। पहले देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आते थे, अभी तो बंद हो गए हैं, लेकिन मैप बेस्ड भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन से स्टेट हैं, ABC करके दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए, तो ए जो है, ए क्या है? मत्स्य है ना, ये जो है ये मत्स्य को शो कर रहा है। बी जो है ये अवंती, अवंती यहाँ पास था है ना। सी वत्स, यहाँ पास वत्स था। और डी जो है अंग, मगध के पास था। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर सी हो जाएगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक, ये किस नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि। ठीक है, जो बौद्धों की करुणा के साकार रूप हैं, महायान शाखा के अत्यंत पूजनीय बोधिसत्वों में से एक। संस्कृत में अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि, कमल को धारण किए हुए, अथवा लोकेश्वर, लोकेश्वर मतलब लोक का ईश्वर, विश्व का स्वामी कहा गया है। तो ये क्या हो जाएगा? पद्मपाणि बोला गया है। और आने वाले समय में बौद्ध अवतार किस रूप में लेंगे? मैत्रेय के रूप में लेंगे। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आपको कौन सा वर्जन जो है ईश्वर का, ये बौद्ध का, आपको पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं। पद्मपाणि, वज्रपाणि है ना, मंजूश्री, मैत्रेय, ये सब जो है आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे? रूपक बोलते थे है ना। चांदी का सिक्का रूपक कहलाता था। और सबसे पहले ना चंद्रगुप्त द्वितीय जो है चांदी का सिक्का चलाया था। कौन चलाया था सबसे पहले चांदी का सिक्का? चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने चलाया था। दिनार ना सोने के सिक्के को बोलते थे। ये जो है दिनार दिया, ये किसका सिक्का था? सोने का सिक्का था। ठीक है, और रूपक जो है वो चांदी का सिक्का था। ठीक, पण जो है, पण वो जो है वो तांबे का सिक्का था। ये जो है ना, ये तांबे का सिक्का था। ठीक है, तांबे का सिक्का था। और करसाकड़ है, करसाकड़, करसाकड़ में ना चांदी प्लस तांबा दोनों मिक्स था। ठीक है, चांदी और तांबा दोनों मिक्स वाले सिक्के को करसाकड़ बोलते थे। पण प्योर तांबे का था, रूपक चांदी का था, और दिनार सोने का था। तो ये 4 प्रकार के सिक्के हैं जो बौद्ध टाइम में चलाए गए हैं, इसको आपको याद रखना है। फिर मैच द कॉलम है,
और ये इसी सेम क्वेश्चन इससे पहले हमने सॉल्व किया है, तो चलिए फिर से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए वराह मिहिर क्या है, बृहत संहिता लिखेगा, ठीक है, तो बृहत संहिता हमारा हो जाएगा वराह मिहिर का। विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम लिखता है रचना। शूद्रक वृक्ष कटिकम लिखता है। विल्हड़ विक्रमांक देव चरितम लिखता है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3, ये 2 ऑप्शन कट हो गया, सी का 2 यानी कि हमारा बी जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, ठीक है। चालुक्य शासक के टाइम में ना दक्षिण भारतीय व्यापारियों की एक प्रभावशाली जो निगम थी उसको मणिग्राम बोलते थे, ठीक है। तो मणिग्राम जो है बोला जाता था, इसको याद रखना है, चालुक्य के टाइम पे, है ना, ये व्यापारियों का एक निगम था मणिग्राम। पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है और इसे विक्रम संवत में अगर कन्वर्ट करना हो तो वर्ष क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए शक संवत कब स्टार्ट हुआ था, 78 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब देखिए यदि हम विक्रम संवत से पुलकेशिन प्रथम का बादामी अभिलेख बदलना चाहते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर क्या दिए 465 प्लस 78, ठीक है, क्योंकि शक संवत 78 ईसा में स्टार्ट हुआ था और फिर विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था, 68, ठीक। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 8 8 16, 16 5 21 की 1, हाँ सिलाई 2, 6 6 12, 1 13, 13 14 15 5 20, हाँ सिलाई 2 और इधर 4 2 6, 601, ठीक है। तो इसका वर्ष क्या हो जाएगा, 601। ऐसा क्वेश्चन नहीं आते हैं। यूनानी कुषाण एवं शकों में कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए, है ना। कई लोग जो है बौद्ध धर्म को अपनाए क्योंकि हिंदू धर्म में उस टाइम जाति प्रथा काफ़ी था, वर्ण व्यवस्था काफ़ी हावी हो गया था, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म अपनाने का कारण था। अशोक के प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित हैं। अब इसके लिए आपको अशोक के शिलालेख जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, आपको इसको याद करना है डिक्टो। तो अशोक का दूसरा शिलालेख और 13वां शिलालेख, ठीक है, अशोक का दूसरा और 13वें शिलालेख में ना संगम राज्य के विषय में वर्णन है, ठीक है। मैं संगम वंश के बारे में थोड़ा बता दूं। संगम वंश में देखिए चोल, चेर, पांड्य, ये सब की जानकारी मिलती है ना, तो इसको याद रखना है। पहला शिलालेख में तो देखेंगे तो आपको पशु बलि की निंदा ये सब की बात की गई है। 10वें शिलालेख में देखा जाए तो ख्याति गौरव की निंदा, है ना। 11वें में धम्म की नीति की व्याख्या, 14वें में जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का उल्लेख है। तो ऐसे भी करके आप एलिमिनेट कर सकते थे इसमें, ठीक। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम किसकी रचना है, सेम टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, फिर से आ गया वही क्वेश्चन। तो देखिए मृच्छकटिकम ये शूद्रक की रचना है, ठीक, ये सही मैच है। उसके बाद बुद्धचरित, बुद्धचरित कौन लिखा है, अश्वघोष, है ना। इसमें क्या पूछा गया है कि कितने सही सुमेलित है, ऐसा पूछा गया है। मैं सोचा था मैच द कॉलम है, चले ठीक है। तो मृच्छकटिकम शूद्रक हो गया। बुद्धचरित कौन लिखा है जी, अब इसको मैं साथ साथ लिखते जाता हूँ, ठीक है। बुद्धचरित की रचना अश्वघोष। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, कैसे याद करेंगे, विशाखा मुद्रा में रहती है, ठीक है, सही मैच द कॉलम है।
हर्ष चरित की रचना कौन करते हैं? बाणभट्ट करते हैं। ठीक, ये 1, 3 और 4 ये सही मैच है, 1, 3, 4 यानी बी आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम है ना। देखिए, इसको आप ऐसे क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। नगर संस्कृति कब आई? ये हड़प्पा संस्कृति की बोल रहे हैं, है ना। नगर संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के टाइम पर आता है, हड़प्पा। ठीक है, 250 2500 1700 से 2500 ईसा पूर्व ये ड्यूरेशन माना जाता है। ठीक है, हड़प्पा का। उसके बाद फिर वैदिक काल आ जाएगा। वैदिक काल में लोहा वोहा, है ना, तो वैदिक काल। फिर आहत मुद्रा, मतलब ठप्पा मार कर जो भी मुद्रा बनाई गई, तो ये बुद्ध के टाइम पे ऐसा बनाया जा रहा था, है ना। और उसके बाद फिर सोने के सिक्के। सोने के सिक्के कब आए? मौर्योत्तर काल में। ठीक है, मौर्योत्तर काल में सोने के सिक्के आए। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, है ना, मौर्योत्तर काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन कारण वाला है। अशोक के राजादेश के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है, कारण उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया था। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले आपको कैसे पढ़ना है? सबसे पहले कारण को पढ़ना है ना। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया था, इसलिए जोड़ दो बीच में, इसलिए अशोक के राजवंश के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो ये क्या है? दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण होता है। ठीक, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले आपको दोनों को मैच करके देखिए क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो यह रहा हमारा। नेक्स्ट, सुमेलित है। लोथल, गोदी या पोर्ट बंदरगाह था, सही बात है। सारनाथ, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, सही बात है। राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये कहाँ से मिला है जी? ये तो सारनाथ से मिला है आपका, है ना। सारनाथ से सिंह स्तंभ मिला है ना। ठीक, ये हमारा रॉन्ग हो गया। नालंदा बुद्ध अधिगम का महान पीठ था। ठीक है, सही बात है। तो तीसरा हमारा गलत है, तो तीसरा जिसमें उसको काटो पहले। बचा क्या? चौथा मैच द कॉलम सही है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन से में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? शाही मतलब राजा का आदेश है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक रिपीटेड, मतलब इसके बाद देखेंगे और भी ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सोहगरा और महास्थान अभिलेख से ये पता चलता है कि अकाल के समय ना राज्य कोषागार से अन्न वितरण करते थे। ठीक है, सोहगरा ताम्रपत्र। ठीक, अष्टांगिक मार्ग क्या है? संकल्पना का अंग है। अष्टांगिक मार्ग संकल्पना का अंग क्या है जी? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है। ठीक, बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया था। ठीक, और ये मध्यम मार्ग कहा गया और इसी से ही निर्वाण प्राप्ति संभव है। ये वाली जो चीज़ है ये
ये मैप बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैप दिया हुआ है, अब इसमें आपको बताना है कि ये किसका है। ठीक है, इतना विशाल शासन, वो भी अफगानिस्तान पूरा कवर हो जा रहा है इसमें। ये किसका हो सकता है? आँख मूंद के आप इसको अशोक का शासन मार सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका शासनकाल है? अशोक का। अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय है। ठीक है, क्योंकि अशोक लोग का जो शासनकाल था ये काफ़ी विस्तार हुआ था उस टाइम, भारतीय महाद्वीप में पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान तक, बांग्लादेश तक, आसाम तक, केरल तक, आंध्र तक पूरा फैला हुआ था। 3वीं शताब्दी में जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे। किस पे निर्भर हो गए थे? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। देखिए, जब हूणों ने आक्रमण किया तो हूण आक्रमण से ना रोमन साम्राज्य खत्म हो गया, तब व्यापारी लोग ना अधिक से अधिक दक्षिण एशियाई व्यापार पर डिपेंडेंट हो गए थे। अब ये जो चीनी यात्री हैं आए हुए हैं किसी न किसी टाइम, तो इसका क्रम क्या होगा? देखिए, इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाया हुआ था जो है फांसी हुई। ठीक है, फांसी हुई। तो सबसे पहले कौन आया था जी? अच्छा, देखते हैं। सबसे पहले ना मैगस्थनीज आया था। ये जो चीनी यात्री, मैगस्थनीज चीनी यात्री नहीं था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैगस्थनीज कब आया था? मौर्य के टाइम पे आया था, मौर्य काल। ठीक है, तो मौर्य के टाइम पे 3 पहले आना चाहिए, तो 3 पहले मतलब कि सी और डी ऑप्शन को काट दो। उसके बाद फिर जो है ये फांसी हुई वाला जो ट्रिक है ये काम आएगा मेरा। ठीक है, फाहयान। ठीक है, फिर संयुगन, संयुगन नहीं दिया है आपके में, फिर हेनसांग, फिर लास्ट में इत्सिंग। ठीक है, फाहयान, संयुगन, हेनसांग और इत्सिंग फांसी हुई का ट्रिक है, तो इसको याद रखना। लेकिन उससे पहले मौर्य काल में मैगस्थनीज आ चुके थे। ठीक है, फाहयान किसके टाइम पे आया था जी? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे। हेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे आया था 639 के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। फिर सबसे ज़्यादा ई लास्ट में आएगा, तो 2 जिसमें लास्ट में बी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, चलो, निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? ईसा पूर्व ना 6ठी शताब्दी वही बोल रहे हैं। मगध। मगध जो है ना उस टाइम भारत का शक्तिशाली राज्य बन गया था, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली। वहाँ की भौगोलिक दशा, सुयोग्य और महत्वाकांक्षी राजा, ये सब जो है बहुत योगदान दिए। ठीक, तो मगध। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ठीक है, अफगानिस्तान वाला एरिया इधर पाकिस्तान के बाद जो है इधर वाला जो एरिया है उधर को बोला जा रहा है। तो उस टाइम कौन था यूनानी राज्य? बैक्ट्रिया। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? भाषा समूह को। ठीक है, कहीं कहीं आपको आंसर श्रेष्ठ वंश भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर यूपीएससी में भाषा समूह लिया गया है। गुप्त काल से उत्तर भारतीय व्यापार निम्न में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? गुप्त काल से लेकर ना, गुप्त काल में ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना। तो भारत में ये बंगाल की खाड़ी में स्थित एक ताम्रलिप्ति था, और ये व्यापार वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र भी है। सिल्क रोड से उत्तरापथ होते हुए मुख्य मार्ग है ना, मध्य यूरोप इधर होता था, और रास्ते में बाली, जावा, सुदूर ये सबसे व्यापार होता था। तो ताम्रलिप्ति जो है यहाँ से व्यापार होता था गुप्त टाइम में, गुप्त काल में। ठीक, इसको याद रखना। ठीक है, फिर वही कथन कारण, पांडिनेन किल्लकन्नू समूह, पांडिनेन किल्लाकुन्नू ग्रुप की अहम और पूरम की कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। बहुत ही क्लिष्ट हिंदी है।
कारण उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम में सम्मिलित किया गया। अब ये क्वेश्चन बहुत ही उटपटांग सा है। देखिए, कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों की सही व्याख्या करता है। इस क्वेश्चन को आपको रटना होगा, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन है जो जिसका कोई माई बाप नहीं है ना। आपको कंटेंट मिल गया किसी बुक में तो ठीक है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आपको रटने ही होंगे, है ना। ऐसा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ऐसे कैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में समाहित किया गया। और पांडिनेन किल्लन कुन्नू समूह, है ना, अहम और पूरम कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। अनुवर्तन का मीनिंग क्या होता है ये तो मेरे को भी नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म की अहिंसा पर बल कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों की हत्या होना शामिल था। सही बात है, कृषक लोग तो कीटों की हत्या करेंगे ही, और अहिंसा जैन धर्म में बहुत बल दिया जाता है, तो इसलिए कृषकों ने जैन धर्म को नहीं अपनाया, है ना। तो RA की सही व्याख्या करता है, ये एकदम सही बात है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फेड्यूल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। ठीक है, तो देखिए बात तो सही है कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, देखिए क्या होता है। प्राचीन भारत में न राजा विशेष रूप से मौर्य काल के बाद भूमि का स्वामित्व जो है ब्राह्मण विद्वान धार्मिक संस्थानों को देना शुरू किए थे, और ऐसा सैन्य अभियान के दौरान अधिक होता था। ठीक है, गुप्त काल में सामंतवाद का विस्तार होता है और सामंतों को पर्याप्त अधिकार दिया गया। उन्हें व्यापार और शिल्पियों के संघ और अन्य सामुदायिक संस्थाओं के साथ सत्ता में भागीदार बनाया गया था। ठीक है, और कहीं ना कहीं सामंती व्यवस्था को गुप्तों को पतन का कारण भी माना जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो है इसकी सही व्याख्या नहीं है, इसको याद रखना। बात दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थल एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। बात सही है, कलिंग जो है ये नियंत्रित करता था और कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, और अब जानते हैं बहुत फेमस युद्ध 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है, भीषण नरसंहार होता है ना। तो ये सही व्याख्या करती है, दोनों सही हैं। पहली बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया अलेक्जेंडर सिकंदर के द्वारा। ठीक, तो सिकंदर क्या था, ग्रीक था। इन्होंने 326 ईसा पूर्व में, ठीक है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने, और उस समय भारत में नंद लोग शासन कर रहे थे, है ना। ग्रीक यूनानी लोग है ना, ये जो है इसको याद रखना। सिकंदर के हमले के समय भारत में अनेक राजवंश में कौन शासन, अभी मैंने जस्ट बताया इसको। ठीक है, नंद वंश, पद्मानंद करके एक शासक था, उन्होंने शासन किया। उसके फिर धनानंद हुआ, धनानंद ऐसे कुछ करके नाम है, जिसको चंद्रगुप्त हरा देता है ना। उसने चाणक्य का अपमान किया था, फिर उसी का बदला लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल मोन्यूमेंट्स पाए जाते हैं, ये किधर पाए जाते हैं? बेलूर में। होयसलों की राजधानी बेलूर था, बाद में हेलीवुड को राजधानी लोग बनाते हैं ना। तो हेलीवेड और बेलूर में होयसल मोन्यूमेंट्स पाए जाते हैं, होयसल स्मारक।
ठीक है। हम्पी तो आपका इधर विजयनगर वाला क्षेत्र आ जाएगा। अब देखिए कौन सा सही सुमेलित है। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता चित्रित धूसर मितभांड ऐसा तो नहीं है, उत्तर वैदिक काल में होता ही है, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, चित्रित धूसर बाण। ठीक। कुषाण, कुषाण कला में गांधार शैली होता है, एकदम सही है। अजंता चित्रकारी कब होता है? ये गुप्त काल में होता है। ठीक है, अजंता। पहाड़ी चित्र शैली ये मुगल काल में होता है, पहाड़ी चित्र शैली। ठीक है, तो ये आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा, सही सुमेलित है। अभी इसी को पेयर बना के दे रहे हैं, कितने पेयर सही बताइए करके। ठीक। नेक्स्ट 55। हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी, वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। देखिए हर्षवर्धन जो है प्रयाग और कन्नौज में समिति बुलाते थे, प्रयाग समिति का आयोजन हर्ष स्वयं की प्रसिद्धि के लिए करता था। ये दोनों सही हैं, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो महायान शाखा को लोकप्रिय करना चाहता था इसलिए वो प्रयाग संसद करता था, नहीं, वो स्वयं लोकप्रिय होना चाहता था, स्वयं स्वयं। ठीक है, स्वयं लोकप्रिय होना चाहता था। चोल राजाओं में किसने एक सिलोन, सिलोन किसको बोलते थे जी? श्रीलंका जो है उसको बोलते थे। तो राजेंद्र प्रथम जो है ना, राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र प्रथम जो है ये 1017 में ये श्रीलंका को जीता है ना। और उससे पहले जो है ना, राजराज प्रथम जो है इसके आधे भाग को जीत लिया था। ये राजराज प्रथम जो है ये आधे भाग को जीत लिया था, उसके बाद राजेंद्र प्रथम आता है ना। तो राजेंद्र जो है, राजेंद्र आता है ना, राजेंद्र जो है वो जीत जाता है, उधर सिलोन को जीत लेता है। ठीक, तो इसको याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपको याद होना चाहिए, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये देखते हैं इसको। देखिए ये कश्मीर में ना कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीति आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, है ना। अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाए थे और वसुमित्र जो है इसकी अध्यक्षता की थी। नागार्जुन तो क्या है, दार्शनिक है ये तो, है ना, शून्यवाद वाले, ये तो होगा नहीं, है ना। ऐसे करके कट कर दीजिए इसको। पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरो टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं है? किसका नहीं है जी? गाय का नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए, अगर गाय नहीं रहेगा तो फिर बैल कहाँ से आएगा? ठीक है, तो ये नहीं मिला है अपने को। बाकी ऊँट है, घोड़ा है, शेर है, ये सबको मिला है। अच्छा, मुहरों पर जो है गाय, ऊँट, घोड़ा और शेर प्रदर्शित नहीं किया गया है मुहरों पर, है ना। बाकी हाथी, गेंडा वेंडा सब मिल रहा है। ठीक, इसको याद रखना। अब इधर स्थल दे दिया है और पुरातात्विक खोज, तो ये मैच द कॉलम करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोथल हमने पढ़ चुका है, पोर्ट बंदरगाह था। कालीबंगा से जूता हुआ खेत मिला है। धौलावीरा हड़प्पा लिपि के 10 चिन्ह वाले शिलालेख मिले हैं। बनवाली से पक्की मिट्टी का हल मिला है। ठीक, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, तो ये आंसर 1 और 3 कटा। बी का आंसर 1 हो जाएगा, बी का आंसर 1। ठीक है, सी का आंसर 4, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती है। अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो
और श्रवणबेलगोला स्थित जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है वो प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को दर्शाती है। ठीक है, यही स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये श्रवणबेलगोला वाला किसको है जी? ऋषभ, है ना, उनको दर्शाती है, ऋषभदेव को। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, सही बात है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने बना, ये भी सही बात है। होयसलेश्वर मंदिर जो है शिव को समर्पित, ये भी सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह, पौरन होता था, तो ये ना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अपराध अपना स्वीकार किया जाता था इस पर्व में, है ना। ये पूर्णिमा में होता था वर्षा ऋतु के दौरान। तो मठों में ना बौद्ध भिक्षु जो भी गलती किए रहते थे उसके लिए क्षमा मांगते थे। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? मुद्रा राक्षस में बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुराभिसंधियों के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का उत्थान हुआ, उसका शक्ति कैसा था, वो सब के बारे से वर्णन है। नर्मदा नदी पर हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका, किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य नरेश थे, पुलकेशिन द्वितीय जानते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कथनों पर विचार करना है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सही बात है, चोल पांड्य चेर को हराए थे। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के दौरान शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की, कुछ क्षेत्रों को जीता था, ये भी सही बात है। दोनों सही है ना। देखिए, चोल शासक राज प्रथम ने पांड्य और चेर शासकों को हराकर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था और इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को भी जीतकर चोल साम्राज्य मिलाया था। मालदीव पर भी अधिकार किया था। राजेंद्र चोल ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध भी सैन्य अभियान चलाकर कुछ क्षेत्रों को हड़प लिया था, अधिकार में ले लिया था। ठीक, शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या है? तो ये तो एक प्रेम कथा थी, है ना। गणिका मृच्छकटिकम मतलब मिट्टी गाड़ी, है ना। ये 2वीं सदी ईसा पूर्व में संस्कृत में शूद्रक द्वारा लिखी गई है। इसमें एक युवा व्यापारी चारुदत्त और उसकी प्रेमिका वसंत सेना की कहानी है। ठीक है, तो धनी व्यापारी और गणिका पुत्र की प्रेम गाथा। महावीर स्वामी, है ना, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुखिया चेतक की पुत्री थी। तो क्या ऐसा सही है? देखिए, चेतक की बहन थी, पुत्री नहीं थी, है ना। वर्धमान की माता जो है, महावीर स्वामी की माता जो है, वो चेतक की क्या थी? बहन थी। ठीक है, लिच्छवी के। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजकुमारी थी, ये तो बात सही है। गौतम बुद्ध की माता, ठीक है, माँ महामाया नाम था उनका, है ना। उसके पिता का नाम शुद्धोदन था, शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी थे, सही बात है ये भी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ काशी के, है ना, राजा अश्वसेन के पुत्र थे, बनारस वाले। ठीक है, ये हमारा 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान क्षेत्रमती पुष्यमित्र शुंग ने की थी, एकदम सही बात है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और राजशासन हत्या दी थी, ये भी सही बात है। आंध्र ने
कंड व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए ये भी सही है, ठीक है, तीनों सही हैं, ठीक है। देखिए अंतिम मौर्य शासक था बृहदत्त, तो उसको ना 185 ईसा पूर्व में कौन मार देता है? पुष्यमित्र शुंग। अब शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, उसकी हत्या उसका अमात्य जो है वासुदेव कंड कर देता है 73 ईसा पूर्व में। और उसके बाद फिर कंड वंश की नींव डाल देते हैं। कंड वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, सुशर्मा को कौन मार देता है? सिमुक। सिमुक जो है वो सातवाहन का संस्थापक था, ठीक है। तो आंध्र जो है वो वर्ड यूज़ किया है सातवाहन के लिए यूज़ किया गया है, सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में भाग लिया था। क्या यह सही है? गलत है, ठीक। चीनी यात्री हेनसांग हर से मिला, उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी एंटागोनिस्ट कहा। ये गलत है, वो तो समर्थक था भैया, है ना, समर्थक था वो, ठीक। ये उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा इसका। फाहियान उस टाइम नहीं आया, उस टाइम हेनसांग आया था जो 5वां बौद्ध उधर। ये गलत हो जाएगा फिर ना। चतुर्थ बौद्ध संघ तो कनिष्क के टाइम पे हुआ था और उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था और वही हेनसांग जो है ये हर्ष के टाइम पे आया था। तो आपको ड्यूरेशन याद रखना है। जैन धर्म के बारे में कौन सा एक सही है? प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का संरक्षण मिला था। एकदम सही बात है, ठीक है। देखिए दक्षिण भारत में ना जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु करता है और पाटलिपुत्र में प्रथम बौद्ध संगति के टाइम जो लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में थे वे दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र के नेतृत्व थे जो श्वेतांबर कहलाए। तो प्रारंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजक प्रचलन नहीं था, विभाजन हुआ तो श्वेतांबर अनुयायियों ने महावीर और अन्य तीर्थंकरों की पूजा करने लगे और कलिंग राजा जो है वो उसने जैन धर्म को समर्थन दिया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन है? अथर्ववेद में जादू टोना ये सब का काफ़ी वर्णन है ना। तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, बुरी शक्ति, बीमारी को दूर करने के लिए सबका प्रयोग किया जाता था, ठीक। तो आज के वीडियो में हमने 70 तक का क्वेश्चन कर लिया है। अगले वीडियो में देखेंगे आगे क्वेश्चन, तब तक मिलते हैं। थैंक यू सो मच।